हेलो। हाँ। जी प्रणाम सर। तो देर कर रही हो आने में। सर 5 मिनट लेट हो गया। प्रकट अधिमान नियम, आवाज आ रही है? जी आ रही है। प्रकट अधिमान नियम समुल्सन द्वारा स्थापित किया गया है। पॉल समुल्सन ने 1938 ईस्वी में अपने रिसर्च पेपर में यूएसए में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर को प्रकाशित किया था। जबकि 1939 में जे.आर. हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल वो प्रकाशित किया। इसमें इंडिफरेंस कर्व, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पहले किसका आया थ्योरी? पॉल सैमुअल्सन का। उस समय वो थे स्टूडेंट रिसर्चर। जी। हिक्स महोदय थे बड़का विद्वान और शास्त्री, जिनको कि हम लोग के पटना के गोरखनाथ सिंह जो हैं वो हराए थे। गोरखनाथ सिंह जो पटना, हमारा पटना कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इकोनॉमिक्स में। जी। तो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, तो उन्हीं के बैचमेट थे जे.आर. हिक्स। अच्छा। रिजल्ट निकला तो जे.आर. हिक्स हुए फर्स्ट क्लास सेकेंड और गोरखनाथ सिंह हुए फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ये वहां रह गए होते तो कितना काम किए होते, तो चले आए इंडिया। इंडिया में आए तो पटना कॉलेज में प्रोफेसर बने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, और इंडिफरेंस कर्व से ही संबंधित चीज पर वो रिसर्च कर रहे थे। लेकिन उनका सारा जितना भी मनुस्क्रिप्ट था उसको फाड़ चीर करके सुनते हैं कि फेंक दिया, आग लगा दिया, क्या किया। दो गो वाइफ थी उनकी, तो दोनों में झगड़ा हुआ तो क्रोध में वो कागजे सबको जला दिया। ऐसा कहानी होता है, लोग सुनाते हैं।
तो उनका वही कोई नाम नहीं है। प्रोफेसर तो बहुत पटना कॉलेज में थे, एक से एक ब्रिलियंट थे। ये भी थे उसमें एक। जे.आर. हिक्स जब आया इंडिया, तो नेहरू जी थे उस समय। तो उनसे पूछा कि गोरखनाथ सिंह कहाँ है, तो कोई जानवे नहीं कर रहे थे गोरखनाथ सिंह कौन है क्या है। एक दिन लगा पता लगाने में कि बिहार में पटना कॉलेज में प्रोफेसर है। लेकिन 1938 में ही रिवील्ड प्रेफरेंस लिख दिया कौन? सैमुअलसन। सैमुअलसन। वो अपना चुपचाप था, यंग यंग टीचर रिसर्चर था। इनका खूब नाम हो गया, पूरा सब जगह इंडिफरेंस कर फैल गया। आज कुछ दिन के बाद वो जब पावर में आया और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ, तो एक किताब लिखा इकोनॉमिक्स। पॉल सैमुअलसन की किताब का नाम इकोनॉमिक्स। एक दो और किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब है। वो पूरे वर्ल्ड में बिकने लगा। उसमें उन्होंने कहा कि इंडिफरेंस कर्व गलत है और रिवील्ड प्रेफरेंस सही है। उसका उन्होंने वर्णन बताया और कहा कि इसी को पढ़ना चाहिए। अमेरिका में जो सिलेबस बना उसमें इंडिफरेंस कर्व को काट के हटा दिया, कंज्यूमर सरप्लस को काट के हटा दिया, कहा ये सब बकवास है, ये सब रियल लाइफ में नहीं पाया जाता है। और रिवील्ड प्रेफरेंस का महत्व बढ़ गया। और नोबेल प्राइज जब बंटने लगा, तो पहले नोबेल प्राइज किसको मिला? सैमुअलसन को। और 1970 69 से शुरू हुआ था नोबेल प्राइज मिलना। तो 69 में मिला दो इकोनॉमिस्ट को, और 70 में मिला सैमुअलसन को। 70 में मिला ना। सैमुअलसन को नोबेल पुरस्कार और शास्त्र में मिला। हिग्स ने हिग्स ने तटस्था वक्र को गलत मानते हुए खुद इसे हटा दिया। खुद इसे हटा दिया। सैमुअलसन के साथ हुआ दोनों में प्रतियोगिता। तो अमेरिका में बुलाया गया सैमुअलसन, और 5 इकोनॉमिस्ट के सामने में हिग्स को इनवाइट किया कि आइए आप बतलाइए इंडिफरेंस कर्व को हम लोग को। और उनको बताने पर हर बात को सैमुअलसन ने काट दिया और कहा कि आपका इंडिफरेंस कर्व जो है वो सही नहीं है। इस बात को सैमुअलसन के इस बात को स्वीकार कर लिया कौन? हिग्स। हिग्स। और उसका जी जान लगा करके एगो नया किताब लिखा। उस किताब का नाम है ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। रिवीजन किए। और तब सैमुअलसन कहा कि हाँ अब ठीक है। तब इनको 1972 में नोबेल प्राइज मिला। हिग्स ने 1956 में नई पुस्तक लिखा
जिसका नाम है ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, ए रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। इसमें 28 चित्रों को दिया। किंतु कहीं भी इंडिफरेंस कर्व नहीं दिया। इंडिफरेंस कर्व नहीं दिया। उपभोक्ता संतुलन को लॉजिक ऑफ ऑर्डर कंसिस्टेंस लॉजिक ऑफ ऑर्डर कंसिस्टेंस पोस्टुलेट ये विधि से विश्लेषण किया। कहीं भी इंडिफरेंस कर्व नहीं दिया और इंडिफरेंस कर्व की धारणा को स्वयं समाप्त कर दिया। 1972 ईस्वी में अर्थशास्त्र में हिग्स को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। तो उनको मिला 70 में, इनको मिला 72 में। सर तो दोनों को रिव्यूड प्रेफरेंस थ्योरी के लिए ही मिला था। नहीं भाई, ये अपना तरीका निकाले। लॉजिक अच्छा। ऑफ ऑर्डर, कंसिस्टेंसी, पोस्टुलेट, सब इस टॉपिक को जब पढ़ाएंगे वो सब डिटेल बताएंगे। अच्छा। रैशनैलिटी फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी पर कंसिस्टेंस पोस्टुलेट या लॉजिक ऑफ ऑर्डर। ये नहीं कि यहाँ ईवी ईवी ए भी पसंद है, बी भी पसंद है, सी पसंद है, ये नौटंकी नहीं किया। कहा कि कैसा बात है भाई, की भी पसंद है पसंद है तो जिंदगी भर बैलाठे रह जाएगा, शादी नहीं होगा। 10 को 15 को फोटो आता है शादी के लिए। अब कहेगा कि माए ये भी पसंद है, ये भी पसंद, नहीं पसंद है। यही लगाते लगाते बर से बरनाट, बरनाट से झोरनाट हो गया, शादी नहीं हुआ। आईएएस का आईएएस बना हुआ है। अरे आईएएस हो गया तो हर साले आईएएस होता है। तो आपको चयन करना है, तो जो आया उसमें से जो सेलेक्ट कीजिए कीजिए, शादी भी अपना देश को संभालिए। संभल में कांड हो रहा ना, जाइए वहां अपना दिखलाइए मर्दानगी। तो कहता है कि सैमुअल्सन के क्रिटिसिज्म से
ये समझ गए कि ये कहना कि भी पसंद है वही पसंद ही पसंद है, ये एक अनंत बालक हो जाएगा कि तब तक वो कहीं निर्णय पर आ नहीं सकेगा। उस तरह का बात आप क्यों कर रहे हैं? आपका रैशनैलिटी होना चाहिए, आपका जो विचार होना चाहिए वो एक एक निर्णय निर्णय होना चाहिए, और लॉजिक ऑफ ऑर्डर होना चाहिए कि भी पसंद नहीं पसंद है तो क्या बात है। तो बहुत सारे इशू पर काट दिया, और तभी अपना 56 तक ले नया किताब लिखे है, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। और तब तक ले सैमुअल्सन का किताब जो है इकोनॉमिक्स और सब किताब जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, और बहुत अच्छा डिलीवरी सब चीज में रहता था सैमुअल्सन का। आप देखिएगा तो हर चीज को लॉजिकली, और कहा कि मार्शल साहब भी इक्वेशन दिए थे, चित्र दिए थे, तो मार्शल साहब कह रहे थे कि भाई एडम स्मिथ का सिद्धांत से लोग जो है वो धन का विज्ञान माना, अर्थशास्त्र माना, धन के बारे में बताता है पूरा ना, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जी। तो बहुत क्रिश्चियन सब जो है, क्रिश्चियनिटी माइंड वाला, पूरा विश्व में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, और तब मुसलमान है, तब कहीं पर हिंदू है। तो क्रिश्चियन जितना ब्रिलियंट लोग था वो कहा कि भाई सो वेल्थ, धन के बारे में क्या है कह रहा है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र मत पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, उसमें तुमको बताएगा कैसे राज्य चलता है, नहीं ये धन का विज्ञान है। कि धन से हटा करके मार्शल क्या कहे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देखोगे मेरा एक वीडियो है कि मार्शल जाके गरीबों के आंख में देखते थे कि गरीबी क्या है या कैसे जी रहा है। तो लंदन में बहुत सारा गली है जहाँ गरीब सब रहता है, वहां वो जाते थे, जिस कंट्री में विजिट किए वहां जाके गरीब सबसे मिले। इनके दिमाग में था कैसे गरीबी दूर हो। इनके किताब का पहले पेज में जो है वो गरीबी पर जिक्र है। तो इसको हम यूट्यूब वाले में देखोगी, मार्शल का जो ओरिजिनल किताब है उस पर आधारित कुछ वीडियो बनाए थे। ही लुक्ड इन द आईज ऑफ पुअर, उसके बाद पुअर को हटाने की कैसे करें। तो बहुत सारा चीज ये कहे कि लोग जो है ऐसे ही इकोनॉमिक्स से भाग रहा है कि खाली धन का विज्ञान है, और हम चित्र और सूत्र दे के भारी कर दे तो पॉपुलर नहीं हो पाएगा। तो बहुत ब्रिलियंट है, मैंने हिक्स का मार्शल का किताब खरीद के उसको पढ़ सकती हो, बहुत अच्छा लिखे हुआ है। और चित्र को नीचे अपेंडिक्स में दिए हुए हैं, है ना, कोई चीज का जरूरत का चीज तो नीचे में डाल दीजिए। पीएचडी में देखोगी अपेंडिक्स नीचे, जी। 1 2 3 4 हर चैप्टर में रहता है ना अपेंडिक्स। तो वो नीचे छिपा के चित्र नीचे, और सूत्र को दिया लास्ट में, अपेंडिक्स बना के लास्ट में दिया, और चित्र को दिया मेन पेज के नीचे में, फुट नोट में, फुट नोट में चित्र डाल दिया। तब लोग को इकोनॉमिक्स पसंद आया, लैंग्वेज में था, जिसको मन किया चित्र देखा नहीं देखा, सूत्र देखा नहीं देखा, सूत्र लास्ट में डाला, तो फिर इकोनॉमिक्स पॉपुलर हो गया। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स पहले ही पेज में, चौथा लाइन पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स का बात, पॉवर्टी का बात, गरीबी हटाने की बात करते हैं। तो उन्होंने एक वस्तु को लिया और उपयोगिता को मापनीय माना, उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत बनाया। हिग्स ने उसको काट दिया। हिग्स ने कहा कि उस सिद्धांत सही है लेकिन टेक्निक ठीक नहीं है। एक वस्तु की जगह दो वस्तु लिया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जगह पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिया। तो सबको ठीक ठाक करके अपना किताब लिख दिया। इनसे पहले लिखा सैमुअल्सन, और जर्नल में छप गया 1938 में, आई 39 में इनका किताब छपा। इनके किताब का, चूंकि लंदन में प्रोफेसर थे, खूब बिक्री हुआ, पूरे देश भर में किताब चला। और वो आर्टिकल था, बाद में इनकी किताब निकला, उसको वो आर्टिकल को डेवलप करके किताब में निकाला, लेकिन ओरिजिनल तो हो गया वही 1938।
और उसके बाद वो पूरे विश्व में इकोनॉमिक्स इनका किताब प्रचलित हुआ। तो मीटिंग में बुला करके और कॉन्फ्रेंस किया, और कॉन्फ्रेंस में करके हिग्स से सवाल पर सवाल बोला। 5 गो इकोनॉमिस्ट को रखा, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट को। एक उसमें रीने रॉय भी नाम देखते हैं, वो नाम से तो इंडियन ही लगती है, लेकिन सब वो अमेरिकन है सब। और सब उसको बहस किया। ये सब बात लिखा हुआ है किताब में, फिर फेस पे देखोगे तो लिखा हुआ है। इनका हिग्स खुद लिखे हुए हैं कि हमको ऐसे किया गया। तो 1972 में हिग्स को नोबेल प्राइज मिला। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका ISLA मॉडल पढ़ावेंगे, वो भी बहुत प्रचलित हुआ पूरे विश्व में, अभी भी चल रहा है, महत्वपूर्ण है। तो सैमुअल्सन कहते हैं कि पहला काम है चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। पहला काम क्या है? Price revealed preference. चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। पहला पेज उतारी हो ना? जी उतार लिए हैं। हाँ, तो पहला से दूसरा तक तुम जोर से पढ़ो तो। पहला पेज पढ़ो, फिर दूसरा पेज पढ़ो, तब चॉइस रिवील प्रेफरेंस हम पढ़ेंगे। प्रकट अधिमान नियम सैमुअल्सन द्वारा स्थापित उपभोक्ता संतुलन सिद्धांत। पॉल सैमुअल्सन ने 1938 में अपने रिसर्च पेपर में USA में रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर को प्रकाशित किया था, जबकि 1939 ईस्वी में J.R. हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल को प्रकाशित किया, जिसमें इंडिफरेंस कर्व थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का वर्णन किया है। 1970 में सैमुअल्सन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला। हिक्स ने तटस्थता वक्र को गलत मानते हुए खुद इसे हटा दिया। हिक्स ने 1956 में अपनी नई पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। इसमें 28 चित्रों को दिया, किंतु कहीं भी इंडिफरेंस कर्व नहीं दिया। उपभोक्ता संतुलन को लॉजिक ऑफ ऑर्डर कंसिस्टेंस पोस्टुलेट के विधि से विश्लेषण किया है, कहीं भी इंडिफरेंस कर्व नहीं दिया और इंडिफरेंस कर्व की धारणा को स्वयं समाप्त कर दिया। 1972 ईस्वी में अर्थशास्त्र में हिक्स को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हो गया। हो गया। अब जी चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस के बारे में सैमुअल्सन कहते हैं कि आपको 10 गो 20 गो 25 गो आइटम दिखाया गया, कॉम्बिनेशन दिखाया गया, 2 ही वस्तु है, मान लीजिए X और Y, विभिन्न कॉम्बिनेशन आपको दिखाया गया, और कहा गया इस कॉम्बिनेशन में आपको जो भी सबसे ज्यादा पसंद है सो चुन लीजिए। आप जब चुनिएगा, जैसे चुन दीजिएगा, तो फिर आपको वही कॉम्बिनेशन लेना होगा। बहुत लेडी को देखोगे, अब देखते हैं, जाते हैं घर के लिए कपड़ा उपड़ा खरीदने, तो आके झगड़ा करे कि नहीं इसको बदल दीजिए, ये साड़ी हमको पसंद नहीं आया, घर पर गए तो नहीं आया। तो बोला कि आप यहाँ 20 गो साड़ी देखी, और उसके बाद वो पहन पहन के आईना में भी देखी, फोटो खींची, तब आप चुनी है। और उसके बाद कह दी कि इसका ब्लाउज काट के बना के रखिएगा, सब बना बना के रखे, तो अब आप पीछे आ गए हैं कि बदलना है। अब वो आपको पूरा पैसा लग जाएगा। जो करना है पहले कहिए, तो एक बार आप पसंद कर लिए, उसके बाद बाद में जो है वो आपके मन में भावना हुआ कि नहीं ये नहीं वो, ये नहीं वो, तो ये इनडिटर्मिनेट वाला, इसे निर्णय नहीं हुआ। जो निर्णय हुआ उसको कहा जाएगा चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। जो आप चॉइस कर दिए वही आपका प्रेफरेंस हो गया। हमारा अपना अनुभव बतलाता है
कि गोरा या काला से मतलब नहीं है। हस्बैंड काला है, वाइफ काली है, या वाइफ काली है, हस्बैंड का है, दोनों काला है या दोनों गोरा है। मन मिला हुआ है तो थ्रू आउट लाइफ चलेगा। अगर भीतर में कोई खुनूस है तो पहले ही बोलो ना भाई, लड़का या लड़की जो भी हो बोल दो कि हमको नहीं करना है। और कायदे से भारत का हर आदमी क्या है, काला है। पासपोर्ट पर, सबके पासपोर्ट पर हम लोग का रंग लिखे हुआ ब्लैक। यहाँ देखोगी जो लिस्ट बना के लाएगा लड़की के बारे में, मिल्की व्हाइट। ये भाई हम्म। मिल्की व्हाइट कहाँ से आप ले आए? एगो हम्म। व्हाइट है, वो ब्लैक है, यही है। आजकल जिद करके कह रहे हैं कि ब्राउन कहिए, जैसे हम लोग को ब्राउन कहिए, अफ्रीका वाले को ब्लैक कहिए। ये भी हम्म। अमेरिका में देखे या कनाडा में देखे कि ब्राउन ब्राउन करता था। तो आपको जो भी पसंद करना है कर लीजिए, बाद में खुन्नस मत में रखिए। तो ऐसा बहुत जगह देखते हैं कि अ, अच्छा अब तो और भी कुछ हो गया हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री को लोग अपना आइकॉन बनाए हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री देख रहा है। वहाँ क्या है, 4 साल 3 साल रहा, फिर शादी कर लिया दूसरा, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। अपर ग्रेड में ना है। जी। अब अब ऐसा भी आदमी का नाम है हमारे देश में, गरीब देश कहता है, और वाइफ को गिफ्ट में प्लेन दिया। कौन दिया है? और उस प्लेन में 4 5 को कमरा है, बड़ा बड़ा किचन बाथरूम लेटरिन सब है, भरा हुआ है, A1। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उस हवाई जहाज सब जा सकती। तो हमारे देश में एक दो गो तो है ही है जो टॉप लेवल का धनवान है, उसी में से एक है जो ऐसा किया। हम लोग के यहाँ क्या करेगा, वो ताजमहल का फोटो ले आवेगा खरीद करके, मूर्ति, हम्म। वही गिफ्ट करेगा कि ताजमहल आपको गिफ्ट कर रहे हैं। अरे ताजमहल वाला तो करके बना के गया हुआ है गिफ्ट करके, तुम ही दे रहे हो वो डिब्बा में करके। वहां जाइएगा तो खूब हर आदमी खरीदता है, बड़ा छोटा हर साइज का ताजमहल बना बना के बाहर में बेचते रहता है। तो सैमुअल्सन का कि नहीं, अमेरिकन का जो अप्रोच होता है, यस तो यस और नो तो नो। नो होगा तो पूरा देखिए बम्बार्डमेंट हो रहा है, इजराइल वर्सेस जो अदर्स हो रहा है। तो इजराइल को आके सपोर्ट कौन किया? अमेरिकन वाला किया, यूएसए किया। इजराइल को सपोर्ट यूएसए का है। यूएसए का है एक विचार कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, झुकने वाला नहीं है। ये सदाम हुसैन का हम लोग देखे हुए थे, जी। लगाया कि ऐसे करेगा वैसे करेगा, जाके उसको मार भी दिया, कुछ निकला नहीं कि बायोलॉजिकल वेपन रखे हो। तो ये बहुत तरह का इस वजह है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो कहा जाता है वो अमेरिकन भी हुआ। उसी को कहता है चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। जिस जिस दो वस्तुओं के
पढ़ो तो इसको, जी। पढ़ो ना, इस पेज को फिर से पढ़ो। हिक्स ने 1956 में अपनी नई पुस्तक लिखा जिसका नाम है रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी। इसमें 28 चित्रों को दिया किंतु कहीं भी इंडिफरेंस कर्व नहीं दिया। उपभोक्ता संतुलन लॉजिक ऑफ ऑर्डर कंसिस्टेंट पोस्टुलेट की विधि से विश्लेषण किया, कहीं इंडिफरेंस कर्व नहीं दिया और इंडिफरेंस कर्व की धारणा को स्वयं ही समाप्त कर दिया। 1972 ईस्वी में अर्थशास्त्र में हिक्स को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। अब है चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। जिस दो वस्तुओं के समूह को उपभोक्ता चयन किया उसी को चयन करेगा। सर ये नहीं समझे। वही बता रहे हैं कि कहते हैं कि मान लीजिए कि ये केस है, मान लीजिए कि ये प्राइस लाइन है। प्राइस लाइन तो तुम जानती ही हो, जो उधर पड़ी हुई हो, जी। पी एक्स बाई पी वाई। अब देखो, यहाँ पर मान लीजिए ए है कॉम्बिनेशन, यहाँ पर बी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर सी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ई कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एफ कॉम्बिनेशन, यहाँ पर जी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एच कॉम्बिनेशन, के एल जेड डब्ल्यू भी यू, इस तरह से ही सब कॉम्बिनेशन भरा हुआ है। तो अब इतना कॉम्बिनेशन लिखने के साथ साथ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें डॉट लगा दें। ये डॉट सब है, ये सब कॉम्बिनेशन है। और दुकान का 100% सारी खोलवा के देखती हो कि 10-20 को देख के चुन ली? सर जो लेना होता है उसको 100%। हाँ, मैंने लेना बाकी। होता है नहीं, चुनना करे, सिलेक्शन जो किया जाता है, जी। तो पूरा उसका 50-500 है, वो सबको सामने कहेगा कि हम खोल दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसके पहले ही तुम कह दो कि हमारा ये पसंद हो गया है। जी। लेकिन पूरे स्टॉक को तुमको देखने का स्कोप है, वो तो शीशा में लगा के रखे रहता है। तुम देखो कि ई कलर, तब निकाल देगा। कोई बहुत ऐसा ही हुआ कहेगा पूरा उतार दे, ऐसा नहीं कहता है। अरे वो तो आंख से देख के एक थाक रखा हुआ है, ई वाला पसंद है, इस थाक में ई पसंद है, इस करके निकाला, अंत में आप चुन लेते हैं। तो कहता है कि प्राइस लाइन है ए बी, प्राइस लाइन पर भी बिंदु है, 3 को दिए है, पूरा दे सकती हो। अब कहता है कि आप चुनिए इसमें से, जो आप चॉइस कीजिएगा वही आपका प्रेफरेंस माना जाएगा। अभी जो लेक्चरर सब बहाली हो रही है, वो कह रहा है जी। कि सर वो अलग मेरा बैच रखिए ना, जो टॉपिक हमको पढ़ाना है पहले आप यहाँ पढ़ा दीजिए हमको, और तब जाके वहां पढ़ाएंगे। थरथरा रहा है बहुत। अब सोचिए, बोले जो सीधा आया होगा सो, और जो रास्ता दूसरा अपना के पहुंचा होगा, दो तरह का आदमी रहता है। वहां तो फेस कर रहे हैं आपको स्टूडेंट को। पढ़िए, पहले नहीं पढ़े तभी पढ़िए, क्योंकि लड़का जो है बहुत हम लोगों का, अभी हम लोग के समय से अभी का लड़का जो है ज्यादा तेज है ना। जी। कौन कौन दिन भर बैठ के मोबाइल में देखते रहता है, यूट्यूब में देखते रहता है, जो भी टॉपिक होगा निकाल के देखेगा सर यूट्यूब में। सुने हैं कि सर इसमें अ, सब अनुभव प्रमाण पत्र की जांच हो रही है। होगी, हो रही है। जी सर, उसमें एक आदमी पे एफआईआर भी हो गया है। वाह, चलिए। गलत गलत अनुभव प्रमाण पत्र जो लगा के सर अपने इसको एपीआई बढ़ाया है लोग ना, हाँ, तो उसका जांच हो रहा है।
तुमको तो कहे कि केस कर दो तो तुम सुनिए नहीं। केस कर दोगी तो तुमको वकील भी बता देंगे उसके, काहे कि वो तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ है। अच्छा, फिर मेहनत करेंगे, क्या करेंगे। हाँ सो है। अब सवाल है कि हम लोग कचहरी के फेर में लोग नहीं पड़ना चाहता है। टाइम वेस्टिंग हो जाता है, और सर टेंशन अलग। सर अगर जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं तो होबे ना करेगा, नहीं बिहार दूसरे स्टेट में होगा और क्या। अरे एक लड़की है हमसे पढ़ती थी, 3 लड़की थी। तो एक का हो गया यही चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर। और जी। उसी की बहन भी थी साथ, एक साथ दोनों बहन। एक कराची में भी लॉ यूनिवर्सिटी में उसका हो गया। और तीसरकी जो है उसको हम बीए में पढ़ाए थे, एमए में पढ़ाए थे, लेकिन उसको थोड़ा सा से छूट जाता था। तो उसके फादर कहे कि जाओ तो फिर पढ़ो। आई कहे कि सर हम फिर पढ़ेंगे। हम कहे अब क्या पढ़ावे तुम, तो आप जो पढ़ाना है पढ़ाइए, लेकिन हम रोज आएंगे आप पढ़ेंगे। तो हम भी अपना दिमाग पर जरूर देख करके उसको और डेवलप किए। और उत्तर प्रदेश में गई है, और वहां दी तो 5 गो सीट था, और इसमें इसका नंबर 1 या 2 पोजीशन आ गया। अब कभी कभी इसमें फोन उन करती है, वहां प्रिंसिपल तक ले पहुंच गई है। जी। अब पूरा चारों तरफ बर्फ उर्फ का वाला एरिया है, वहां है ना वो, बर्फ गिरता रहता है। तो उसी में रहती है आराम से। वो अभ्यस्त हो गई है, यहाँ से सब आदमी को ले गई। बहुत ऐसे ऐसा केस देखे हुए हैं। एक लड़की हमरे यहाँ से पीएचडी करने के लिए आई, तो उसका फादर लेके आए। पीएचडी करा रहे थे, और उसकी शादी हो गई हुई थी। हस्बैंड था कछुआ छाप अगरबत्ती नहीं होता, उसी के उसी के बिक्री में था, सेल्समैन। और लेवल भी थोड़ा डाउन था, और पढ़ाई में एमए थी और फर्स्ट क्लास लाई हुई थी। तो उसको हम समझाए कि आप टेंशन नहीं लीजिए, कछुआ छाप तो हर जगह है, मुजफ्फरपुर में मच्छर है, पटना में मच्छर है, कहीं पोस्टिंग आपका होगा ट्रांसफर करा लीजिएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। फिर मेरे यहाँ पढ़ी, बीपीएससी में दी, चुना गई। तो हमारे सामने में बीएनआर कॉलेज है, वहां पहले टेम्पोररी थी, और चुना करके मुजफ्फरपुर में मगध महिला कॉलेज वहाँ है, एमडीडीएम कॉलेज, वहाँ लेक्चरर इकोनॉमिक्स में हो गई। महिला महंत दास हाँ कॉलेज। वहाँ तो उसी में लेक्चरर है। और वो जो कछुआ छाप वाला था, अब खूब खुश है, वही उसको पोस्टिंग कर दिया। यार मच्छर तो मुजफ्फरपुर में बहुत ज्यादा है, तो देखिए ऐसा जगह पोस्टिंग में कि आपको मच्छर ही मच्छर है वहाँ। हम्म। वाइफ का भी हो गया। तो वो होता है। लेकिन ये सब बहुत तरह का भीतरी भीतरी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जो लड़का से आके बताता है कि 100% लगता है कि सही होना चाहिए, तो उसमें आपको अच्छा लड़का चुनाएगा। काहे कि क्लास में आपको पढ़ाना है ना, पूरी जनरेशन का बात है। अब 40,000 की कितना यूपी से आके फार्म भरा है, वो लेक्चरर बन गया। जी। अब यूपीएससी का सर्टिफिकेट कैसा है नहीं जांचिए ना पूरा सबका। सही बात। वहाँ विदेश में हम लोग का लड़का गया हुआ है, वहां से आता है जांच करने के लिए कि पटना यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी का है, साइंस कॉलेज है कि नहीं है, सर्टिफिकेट यहाँ चेक कीजिए। हर 10 साल 5 साल पर चेकिंग होता है क्या है कि नहीं है। उस तरह का सिस्टम करना चाहिए। तो अब देखो इस चित्र में क्या कह रहा है, किसी एक को चुनिए। तो मान लीजिए हम लोग इसको चुन लेते हैं, किसको, ए को। तो एकदम सरल है, सब चीज आपको दिखाया गया है। आप ए को चुन लीजिए या जिसको चुनिए। मान लीजिए उपभोक्ता कहता है हमको ए चाहिए, तो यही हो गया, चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। मतलब हो गया कि ए संयोग को, संयोग इसको कहते हैं,
ए संयोग को अगर उपभोक्ता चयन करता है, चॉइस चयन करता है, चयन करता है, तब तब उपभोक्ता संतुलन ए बिंदु होगा। ए बिंदु होगा। अब ए से अगर हम लोग ये गिराएं, लकीर गिराए नीचे, तो एक्स हो गया मान लीजिए एम, और वाई हो गया एन। तो ओ एक्स ओ एम ओ एम एक्स वस्तु प्लस ओ एन वाई वस्तु के को क्रय करेगा, क्रय करेगा तथा उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन ए बिंदु पर होगा। उपभोक्ता संतुलन ए बिंदु पर होगा। इसका मतलब हो गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, यही ए हो गया। और यही एक लाइन उनका महत्वपूर्ण है जिस पर सारा डिपेंड कर रहा है। चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। चॉइस, सर ए को सर ए को ना चुन के अगर भी जी चुनेगा तब तो सब चीज बी पर चला आएगा ना। तो जिसको बी को चुनोगी वहीं पर से गिरेगा ना। एक के को सर चुन, ना एफ को चुनता है तब एफ तो नीचे ना है। जी। अरे एफ जो है आधा बाल्टी पानी है, ए जो है फुल बाल्टी है। अच्छा नीचे देख रहे डिस्टेंस, जी क्वांटिटी कितना मिल रहा है। तो क्वांटिटी जो है 20 और 25 का कॉम्बिनेशन होगा। चाहे 25 20 उल्टा करेंगे तो 2 और 5 नहीं ना होगा। 2 5 में तो नीचे चला आएगा यहाँ यू पर डब्लू पर। जी तो प्राइस लाइन जहां है उतना आमदनी है आपका। ये जो है ये आय है ना। जी ऐसे समझो कि ये है आय, चाहे बजट रेखा। तो पर्स तुम्हारा है ए बी। पर्स क्या है? ए बी ए बी। उसको खोलोगे उसमें रुपया रहेगा। तो ए बी पर ही ज्यादातर चुनेगा, नीचे नहीं आएगा। क्योंकि उपभोक्ता जो है बराबर अधिकतम वस्तु की प्राप्ति चाहेगा, अधिकतम संतुष्टि चाहेगा। अधिकतम वस्तु होगा, क्वांटिटी होगा तो संतुष्टि भी अधिकतम होगा। और पूरा पैसा जो उसके खर्च करना है, इसमें नियम ये नहीं कि आप बचा लीजिएगा। सेविंग इज नॉट परमिटेड।
आपका जो बजट है उसको खर्च करना है। एक्सपेंडिचर का सिद्धांत है ना। उपभोक्ता जी। खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा, क्या खरीदेगा। तुम्हारे मन में आ रहा है कि एफ पर है, एफ पर रहोगी तो लकीर गिरेगा, तो पहले वाले से ज्यादा आएगा सामान की कम आएगा। पहले वाले से ज्यादा सामान आएगा। और एफ पर ज्यादा कैसे है, एफ पर बिंदु डाल दो, ए के जगह एफ को जहाँ है वहां पर से लकीर डालोगी तो ट्रायंगल छोटा, कम हो जाएगा। एरिया छोटा हो जाएगा ना। जी, कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा तुमको रहेगा किस पर, प्राइस लाइन पर। अब तुम ए लोगी, बी लोगी, सी लोगी, निर्भर करता है कि मान लीजिए बिहारी है तो ए पर रहेगा कि चावल गेहूं है, दोनों बराबर बराबर लेगा। अगर बंगाली है तो रहेगा कहाँ पर, एकदम एक ऊपर में, तो चावल उसका ज्यादा हो जाएगा, गेहूं कम हो जाएगा। अब पंजाबी है तो इधर बी के तरफ आ जाएगा एकदम, तो गेहूं ज्यादा लेगा, चावल कम हो जाएगा। जैसे जैसे तू बाएं दाएं घसकोगी, हम जो बीच वाला लिए हैं वो बराबर है, चावल और गेहूं की मात्रा बराबर बराबर है। जी। तो ये सबसे आइडियल हुआ। लेकिन एक एक आदमी है जो कि बंगाली है, तो वो चावल ज्यादा होगा उधर बढ़ाएगा। मान लीजिए कि उधर वाई वस्तु चावल है, तो वो ए पर आना चाहेगा कि सी पर आना चाहेगा कि बी पर आना चाहेगा। ये तीन में वो ही सोचो। ए पे, वो उस पे रहना चाहेगा सर। सी पे। है, है? सी पे रहना चाहेगा। ठीक हो। अब सी को मान लो घसका के हम ए वहां ए के पास पहुंचा दें, तो 90% वो चावले खरीद लेगा। जी। ये तो 50-50 में डाले हैं ना। फिफ्टी जी। फिफ्टी जो है नॉर्मल बात है, 50-50 नॉर्मल बात है ना। जी। किसी बीच में लिए, लेकिन तुमको जहां मन करना चुनो ना, तुमको तब कहे कि जो चुन लो, लेकिन तुमको पूरा पैसा खर्च होना चाहिए। पर्स में पैसा नहीं बचेगा, तब नेचुरली है कि तुम ए बी लाइन पर ही रहोगी। अब यहाँ देखो दोनों ए हो गया, इसलिए हमको बदलना पड़ेगा। इसको जो है, इसको कर देते हैं A1, और इसको कर देते हैं B1, क्या कि बी भी है ना। जी। तो इनकम का हो गया A1 B1। अगर वो A1 के तरफ भागेगा तो वाई ज्यादा खरीदना चाहता है। वाई अगर चावल है तो बंगाली है, जी। एक्स अगर गेहूं है तो वो कहाँ भागना चाहेगा, B1 के तरफ। तो ज्यादा अमाउंट क्या लेगा, गेहूं का लेगा। गेहूं कलर। और नीचे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नीचे सबसे कम होगा। पैसा बचाना नहीं है, यू हैव टू स्पेंड 100% जो पर्स में लाई हो खर्च करने के लिए। जो भी तुम्हारा इनकम है तुमको खर्च करना है। जी। बात समझ में आई। जी, आगे। तुम कहाँ पर आना चाहते हो उस पर, आइडियल पर आना चाहेंगे सर। है? आइडियल पर आना चाहेंगे। आइडियल। जी। तो आइडियल में होगा कि दोनों वस्तु लगभग बराबर बराबर लोगी। जी। तो चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। चॉइस तुम्हारा है, लेकिन एक बार जो चॉइस कर दोगी उसके बाद तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, वहीं अटक जाओगी। मान लीजिए कि बी को खसका के एकदम नीचे ले आवेंगे, अब बी मानोगी तो ठीक है, बी से गिरेगा नीचे, तो एक्स वस्तु ज्यादा हो जाएगा टोकरी में, और वाई जी। वस्तु थोड़ा सा हो जाएगा। हो जाएगा। तो बेस्ट चॉइस होता है सेंटर में, जहाँ की दो वस्तु है तो दोनों आधा आधा खरीद रहा है। तो पूरा मात्रा में चावलों लिया, गेहूं भी लिया, दोनों दो आइटम, दो ही आइटम लेना ही है। जी। क्लियर हुआ कंसेप्शन। जी, हो गया। तो इसमें ये जो चित्र हुआ वो चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। इस चित्र को क्या कहेंगे,
चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। और उपभोक्ता संतुलन का बिंदु क्या हो जाएगा? ए। क्या खरीदेगा वो? दोनों बराबर बराबर। नाम बोलो। OM X वस्तु। और OM X वस्तु और ONY वस्तु। हाँ, करेक्ट। अभी दूसरी बात क्या ही कहते हैं कि आपको हम बता दिए कि ये प्राइस लाइन है, ये मान लीजिए A1 है, ये B1 है। ये सब क्या है? आइटम सब है। ये सब क्या है? आइटम। आइटम। वस्तु। विभिन्न आइटम है। ये हम लोग चुने हैं A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ये सब चुन लिए। ठीक है। जी। ये कहते हैं कि ये जो बीच वाला घर है, ये हो जाएगा रिजेक्टेड। पूरा का पूरा। कहा जाता है कि वंस रिजेक्टेड, वंस रिजेक्टेड, रिजेक्टेड फॉर एवर। उपभोक्ता उपभोक्ता एक बार रिजेक्ट कर दिया तब रिजेक्टेड कॉम्बिनेशन को कभी भी दोबारा पसंद नहीं करेगा। इसी को सैमुअल्सन ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग कहा है। एक बार चयन कर लिए तो कर लिए, तो इसलिए पहला तो हो गया चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस, और दूसरा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, और तीसरा हो जाएगा कंसिस्टेंट
इधर एक्स वस्तु हो गया, इधर वाई वस्तु हो गया। एक्स वस्तु हो गया, इधर वाई वस्तु हो गया। तो वंस रिजेक्टेड रिजेक्टेड फॉर एवर, उपभोक्ता एक बार रिजेक्ट कर दिया, वो हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दें। हाँ, तो इसी को कहा गया स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्लास में भी इसका आगे बताएंगे। ये दोनों को घर में बैठ के रीराइट करो एक फ्रेश पेज में, जो लिखा हुआ है सो नहीं, फ्रेश पेज में, और उसको तब व्हाट्सएप पर भेजो। ठीक, ठीक है, प्रणाम सर। खुश रहो। समझ गई ना? जी समझ गई।